सभी किसान भाई बहनों को कृषि दर्शन के आज के इस अंक में एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आप सबको इंतजार है बहुत ही बेसब्री से दक्षिण पश्चिम मानसून का, उसकी दस्तक का। जरूर आपका दरवाजा भी खटखटाएगा, आपके खेत खलिहानों को हरा भरा बनाएगा। तो इसकी जानकारी भी आप तक समय समय पर पहुंचती रहती है। मौसम की जानकारी के अंतर्गत ये जानकारी भी आप लेते हैं और आज के इस अंक में मंडी भाव भी होगा और इसके अलावा हम जानकारी देंगे कि हम सब के लिए, किसान भाई बहनों के लिए, एक जीवन के लिए जल की कितनी महत्ता है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है जल हम सब के लिए, किसानों के लिए। यानी विषय रहेगा जल की कल कल। लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कृषि जगत की और उसके लिए जुड़ना होगा आपको खबरें खेती की से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। चीनी मिलों को 6,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने का फैसला। गेहूं खरीद के मामले में पंजाब लगातार नंबर 1। मणिपुर में जुलाई 2015 तक लागू होगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम। दामों पर नियंत्रण के लिए दलहन आयात करने का फैसला। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी मिलों को राहत देते हुए 6,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने का फैसला किया है, जिससे वे गन्ना उत्पादक किसानों के बकाये का भुगतान आसानी से कर सकें। किसान भाइयों, केंद्र सरकार किसानों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गन्ना उत्पादक किसानों के बकाये के भुगतान के लिए सरकार ने चीनी मिलों को ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय किया है। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी मिलों को राहत देते हुए 6,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने का फैसला किया है, जिससे वे गन्ना उत्पादक किसानों के बकाये का भुगतान आसानी से कर सकें। समिति की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि चीनी मिलें गन्ना किसानों के बकाये का करीब 50% भुगतान कर चुकी हैं। बाकी बकाये का भुगतान भी आसानी से हो जाए, इसलिए 6,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण देने को फैसला किया गया है, जिससे गन्ना किसानों को बकाये का भुगतान आसानी से किया जा सके। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि गेहूं खरीद के मामले में पंजाब लगातार नंबर 1 बना हुआ है। इस साल गेहूं की सबसे ज्यादा खरीद पंजाब से हुई है। इस साल बेमौसम बरसात से गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ था, जिसे देखते हुए गेहूं खरीद में कमी आने की संभावना थी। लेकिन गेहूं खरीद के मामले में पंजाब ने इस साल भी बाजी मार ली है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि गेहूं खरीद के मामले में पंजाब लगातार नंबर 1 बना हुआ है। इस साल गेहूं की सबसे ज्यादा खरीद पंजाब से हुई है। पंजाब से इस साल 9.86 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। इसके बाद 7.21 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद मध्य प्रदेश से हुई है। बरसात से गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हुई थी, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद के गुणवत्ता मानक में ढील देकर किसानों से गेहूं की खरीद की है। गेहूं खरीद निर्धारित लक्ष्य से 2% अधिक हुआ है। देश में करीब 26.7 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। केंद्रीय खाद्य मंत्री ने पूर्वोत्तर के राज्यों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा है कि मणिपुर में जुलाई 2015 तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने पूर्वोत्तर के राज्यों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा है कि असम और त्रिपुरा में जून के अंत तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि मिजोरम और त्रिपुरा में डाटा कंप्यूटरीकरण का कार्य 95% पूरा हो चुका है, जबकि मणिपुर और असम में ये काम पूरा होने के करीब है। इस स्थिति में असम और त्रिपुरा में जून के अंत तक, जबकि मणिपुर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन जुलाई 2015 से लागू होने की संभावना है। श्री पासवान ने कहा कि सरकार पूरे देश को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में लाने के लिए प्रयासरत है। दालों के बढ़ते दामों पर नियंत्रण पाने की कोशिश में जुटी केंद्र सरकार ने दलहन आयात करने का फैसला किया है। संभावना है कि एमएमटीसी जैसी सार्वजनिक कंपनी को दलहन आयात की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
मौसम की मार के चलते इस साल दालों के बढ़ते दामों ने सरकार की चिंता बढ़ा रखी है। ऐसे में दालों के बढ़ते दामों पर नियंत्रण पाने की कोशिश में जुटी केंद्र सरकार दलहन आयात करने का फैसला कर रही है। उपभोक्ता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार एमएमटीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के माध्यम से दलहन आयात कर विचार कर रही है, जिससे दालों की घरेलू आपूर्ति बढ़ाई जा सके और दालों के बढ़ते दामों पर नियंत्रण पाया जा सके। अधिकारी के अनुसार सामान्य से कम बारिश और ऑस्ट्रेलिया व कनाडा में उत्पादन घटने की संभावना के चलते मंत्रालय दलहन का आयात करेगा। भारत सालाना 1.8 से 1.9 करोड़ टन दलहन का उत्पादन करता है, लेकिन उसे घरेलू मांग पूरी करने के लिए हर साल 30 से 40 लाख टन दलहन आयात करना पड़ता है। इस साल मौसम की बेरुखी के कारण दलहन उत्पादन कम होने से दालों के दामों में तेजी आ रही है, जिसे देखते हुए दलहन आयात करने का फैसला किया गया है। संभावना है कि एमएमटीसी जैसी सार्वजनिक कंपनी को दलहन आयात की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मौसम में गर्माहट है, ऐसे में फसलों की देखभाल बेहद जरूरी है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी और मौसम के अनुसार किसानों के लिए कृषि सलाह। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार असम, मेघालय के इलाकों में तेज बरसात होने की संभावना है। इसी तरह पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल में भी तेज बरसात होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भी बरसात होने की संभावना है। केंद्रीय क्षेत्रों के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली के इलाकों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आने की उम्मीद है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम सूखा रहने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे अरहर की बुआई इस सप्ताह कर सकते हैं। बीजों को बोने से पहले राइजोबियम तथा फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले जीवाणुओं व फफूंद के टीकों से उपचारित अवश्य करें। इस उपचार से फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। अरहर की उपयुक्त किस्में हैं पूसा 2001, पूसा 992, पारस और मानक। अब कमोडिटी और बाजार से जुड़ी कुछ जानकारी। दलहन की कीमतों में तेजी आने की संभावना है। इसके पीछे कारण ये है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा अन्य क्षेत्रों में उत्पादन कम होने और मांग बढ़ने से दालों की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके विपरीत दलहन के वायदा और हाजिर भावों में कमी का रुख आगे भी जारी रह सकता है। घरेलू बाजार में आम और लीची की आपूर्ति में तेजी आने से इसके दामों में कमी आ रही है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी IFAD का ये कार्यक्रम 2001 से 2012 तक चला। कार्यक्रम में झारखंड और छत्तीसगढ़ के ऐसे जिलों को चिन्हित किया गया जहां आदिवासी समुदाय, अनुसूचित जाति और कमजोर वर्गों के समूह गरीबी रेखा के नीचे हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का अनुपात काफी अधिक है। कार्यक्रम का मकसद आदिवासियों के जमीनी स्तर पर कार्यरत संगठनों को मजबूत बनाना, आमदनी बढ़ाने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहन, खेती की उपज बढ़ाना और मौजूदा भूमि और जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग शामिल है। ये सब इसलिए किया गया ताकि इन गरीबों की आजीविका बढ़ सके। कार्यक्रम का मूल्यांकन 2014 में किया गया। इसकी रिपोर्ट अब जारी की गई है। रिपोर्ट से जाहिर होता है कि ये कार्यक्रम काफी हद तक कामयाब रहा। IFAD ने इस काम को आगे बढ़ाने में किसान चैनल से सहयोग की अपील की है। As a staff of the United Nations International Fund for Agricultural Development, IFAD, I would first of all like to congratulate the Government of India, in particular the Honourable Prime Minister, for launching last month the first national TV dedicated to agriculture and farmers. अश्वनी मुथ्थू ने माना कि महिलाओं का सशक्तिकरण और आमदनी बढ़ाने में कुछ सफलता के बावजूद उपज को स्थानीय बाजार से जोड़ने और खाद्य सुरक्षा के मामले में थोड़ी कसर रह गई। This evaluation found that the program had a good impact on tribal communities in terms of incomes, in terms of access to assets, access to savings and credits, and also paddy productivity, which was facilitated through introduction of improved technology and better watershed management. However, the program also faced a number of challenges, such as
the limited conversions with national schemes, nationally funded programs in the agricultural sector. And another challenge that the program faced was in terms of the efficiency of delivery of services to the targeted communities. So these are some opportunities that need to be factored in as we move forward in collectively addressing the issue of tribal development in India. जल ही जीवन है, हम सभी जानते हैं। आज जल के बिना हम सभी का जीवन संभव नहीं। आज जल की एक एक बूंद कितनी जरूरी है हम सभी जानते हैं, और इस जल की जरूरत किसानों के लिए कितना महत्व रखती है किसान भाई बहुत अच्छी तरह और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जल के बिना हमारी ये दुनिया अधूरी है। आज हरे भरे खेत, खलिहान, पहाड़ों से झरते झरने या फिर ये कलकल करती नदियां, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक आवाज है, वो है जल की कलकल। लेकिन कहीं ना कहीं सीमित संसाधनों की वजह से हमारे बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं या खेत खलिहानों से जुड़े ऐसे कार्य होते हैं जहां सीमित जल की मात्रा होने से कुछ अधूरापन सा लगता है। अगर प्राकृतिक संसाधन हमारे पास हैं या जल के सीमित स्रोत हैं हमारे पास, तो किस प्रकार से हम इस सीमित संसाधनों के रहते हुए उसका उचित उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए, लेकिन हम अपने किसान भाई बहनों से इतना ही कहना चाहेंगे कि नई नई तकनीकों के माध्यम से भी हम सीमित संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेत खलिहानों में, ताकि आप हरी भरी बगिया को एक बार फिर से महका सके, अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन ले सके। आइए जानते हैं जल के महत्व को। तमतमाए सूरज की तपिश की देन, भीषण गर्मी। हर जीव जंतु, वनस्पति, खेत में पनपती फसलें, दुधारू पशुओं और स्वयं मानव को परेशान किए हैं। ऐसे में एक ही आस है, बादल। लरजते गरजते कारे कजरारे बादल आए और छल छलाकर बरस जाए, धरती की प्यास बुझाए और सूरज की तपिश पर रोक लगाए। मगर बादल है कि नदारद है। दक्षिण भारत में जमकर बरसे तो उत्तर भारत में रूठ गए। किसान को इंतजार है कि उनके बरसने का, पानी संजोने का। ऐसा नहीं है कि इस धरती पर पानी नहीं है। धरती का 2/3 भाग पानी में घिरा हुआ है। इसमें 97.4% पानी समुद्र में हिलोरे ले रहा है, जो खारा है और कतई कतई पीने लायक नहीं है, तो सिंचाई के उपयोग में भी नहीं आता है। बाकी 1.8% पानी साफ है, जिसका 77% हिस्सा हिमखंडों से और ग्लेशियर्स में जमा पड़ा है। 22% पानी धरती की गोद में समाया हुआ है। अब बचा मात्र 1% पानी, जो धरती की सतह पर झीलों, झरनों और वातावरण में है। इसी पानी से जन जन की जरूरतें पूरी होनी है, खेतों की प्यास बुझनी है। आंकड़ों के अनुसार देश की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 35% के लगभग भाग ऐसा है जहां कमोवेश सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। शेष लगभग 65% भाग में सिंचाई का काम करते हैं बादल, जो बरसे तो बरसे, ना बरसे तो हर कोई तरसे। यही है भारत का दक्षिण पश्चिमी मानसून। हालांकि इसका आगमन 1 जून से 30 सितंबर तक माना जाता है, मगर अक्सर किसान के पास यह मानसून अपनी यात्रा हिचकोले खाता हुआ ही पूरा करता है। हर कोई प्रतीक्षा करता है कि बादल बरसे, गर्मी की तपिश से छुटकारा मिले, तो वहीं अगली फसल की तैयारी की जाए, धरती तक जल की कलकल पहुंचाई जाए। भारत मौसम विज्ञान द्वारा मॉनसून के आने, रूठ जाने, तरसाने, जमकर बरस जाने सभी की भविष्यवाणियां 16 पैरामीटरों की बारीकी से अध्ययन करने के बाद की जाती हैं। इस वर्ष इस भविष्यवाणी में मॉनसून के कुछ रूठने की खबर है। भारत मौसम विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष मॉनसून थोड़ा लेट लतीफ होगा।
उस पर 12% की बरसात भी कम होगी। यह खबर आम किसान के माथे पर शिकन ले आई होगी। शंका होगी कि सूखा पड़ेगा, मगर सरकार इस दिशा में सजग है। समय रहते मॉनसून की हर परिस्थिति से निपटने की तैयारियां कर ली गई हैं। ये जो कंटीजेंसी प्लान है, इसके अलावा प्रतिदिन जो हमारा सूखा शमन केंद्र है क्रीड़ा, वहाँ से हम प्रतिदिन बुलेटिन जारी कर रहे हैं। और हम ICR को बधाई देंगे कि हमने कई ऐसे बीजों का इजाद किया है और उसका पर्याप्त हमारे पास राष्ट्रीय बीज निगम के पास और राज्य बीज निगम के पास भंडार है कि यदि वर्षा कम होती है तो हम उन बीजों का इस्तेमाल करें। और मैं प्रधानमंत्री जी को एक बात के लिए बधाई दूंगा कि किसान चैनल जो एक प्रकार से ओपन यूनिवर्सिटी है और प्रतिदिन उस पर सारे न्यूज जा रहे हैं, हम अधिकारियों की बैठक कर रहे हैं, तो हमारे पास बीज का भी पर्याप्त भंडार है। और जो वर्षा कम होने पर जिन प्रकार के बीजों की जरूरत है वो भी हमारे पास ज्वार, बाजरा, रागी, इसके पर्याप्त स्टॉक हैं। और किसान चैनल के अलावा अधिकारियों के माध्यम से, कंटीजेंसी प्लान के माध्यम से पंचायत और गांव में रहने वाले किसानों के नजदीक हम निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। सरकार द्वारा बड़ी राशि के साथ बृहत योजनाएं तैयार की गई हैं। जो अभी अनुमान आया है, इसके संबंध में मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि ये पुराना जो हमारा अनुभव है इस संकट का सामना करने का, उस अनुभव के आधार पर अप्रैल महीने में ही जब प्रथम पूर्वानुमान आया था, उसके पहले हमने सभी राज्यों के अधिकारियों को बुलाया था और सारे अधिकारियों को बुलाकर, कृषि सचिव थे, बाकी सारे अधिकारी थे, और हमने इसकी तैयारी शुरू की। और 580 जिलों के जो हमारे कंटीजेंसी प्लान बने थे उसका भी रिव्यू किया और हर महीने उसका रिव्यू कर रहे हैं, जिला को ही पहुंचा दिया। और 30 जिले जो शेष थे पूर्वोत्तर के, उसका भी कंटीजेंसी प्लान 10 दिनों के अंदर हम उनको मुहैया कराएंगे। और अप्रैल के बाद 2 बैठक हमारे कृषि सचिव ने राज्यों के अधिकारियों को यहाँ बुलाकर किया है। लेकिन इसके अलावा राज्यों में जाकर भी और विश्वविद्यालयों में जाकर और फिर जो अनुसंधान केंद्र हैं और जो सूखा शमन का सबसे बड़ा संस्था क्रीड़ा हैदराबाद में है, उसके अंदर जाकर, तो इसके कारण हम उसका सामना करें। प्रकृति को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उससे आने वाले संकट का सामना करना ये सरकार का दायित्व है। और सरकार ने इस मोर्चे पर सरकार बनने के तुरंत बाद बिना अनुभव के सामना करने का अनुभव नहीं था, लेकिन जो किया किसानों के सहयोग से, राज्यों के सहयोग, और इस बार भी हम उसका निश्चित रूप से सामना करेंगे। और मैंने कहा कि हमारी जो कृषि के अंदर इतनी दृढ़ता है कि नुकसान तो होगा अर्थव्यवस्था, लेकिन इतना नुकसान नहीं होना चाहिए। शोधपरक आंकड़े बताते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यानी नीरी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शोधपरक आकलन बताते हैं कि देश में उपलब्ध प्राकृतिक जल संसाधन या तो धीरे धीरे कम हो रहे हैं या फिर गंदला रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि देश की कुल नदियों का 70% पानी प्रदूषित हो चुका है, जो न तो पीने योग्य है और न ही उसका उपयोग सिंचाई में किया जा रहा है। इस दिशा में नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कदम उठाते हुए गंदलाते पानी का जल संशोधन कर उसे सिंचाई योग्य बनाया गया है। शोधित जल से संस्थान के परीक्षण, खेतों आदि की सिंचाई आवश्यकता पूरी की जा रही है, जिसने खेतों में नमी पहुंचाई है और फसलों में जान फूंकी है। ऐसी ही अन्य सफलताएं अन्य संस्थानों द्वारा भी हासिल की गई हैं, जो किसानों की मददगार साबित हुई हैं। जल की उपलब्धता के लिए जरूरी है कि जल की बर्बादी रोकी जाए। एक एक बूंद कीमती है, इसे बर्बाद न होने दें। पर ड्रॉप मोर क्रॉप की सोच तभी सार्थक होगी जब स्वयं किसान भी सजगता दिखाते हुए खेतों में जल का सही उपयोग करेगा। इस दिशा में कृषि वैज्ञानिकों का शोध सहयोग विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। हमारे जो आजकल सिंचाई के नए तरीके हैं वो मुख्यतः 3 तरह के हैं, जिनको हम बड़े वाले फव्वारा, मध्यम फव्वारा और बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई कहते हैं। अगर ये किसान ये सिंचाई के 3 साधनों में से किसी एक का भी प्रयोग करें
तो हमारे जो पानी की है वो बचत बहुत होगी। पानी के बचत के अलावा जो खेतों में हमारी फसल बोई गई है उनकी जड़ों को एक समान पानी उपलब्ध होगा। उस पानी के साथ साथ उनको खादें भी एक तरह उपलब्ध हो जाएंगी, एक सार हो जाएंगी। और तीसरा है हमारा जो आजकल गांव में किसानों को लेबर की बहुत कमी हो रही है। ये सिंचाई के नए तरीके लगाने से हमारा लेबर भी कम लगेगा। और जो जैसे कि हम जान रहे हैं कि हमारे देश में जो ट्यूबवेल से सिंचित क्षेत्रफल है वो 60% से ज़्यादा है। ट्यूबवेल चलाने के लिए हमें किसानों को या तो बिजली चाहिए, नहीं तो डीजल चाहिए। और बिजली भी किसानों को उतने घंटे नहीं मिल पाती जितनी उनको आवश्यकता होती है। तो अगर वो सिंचाई के नए साधनों पर लग जाएंगे तो कम समय में, आधे समय में ही अगर ट्यूबवेल चलाएंगे तो उनका सिंचाई का पूरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। WWF की रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी के साथ की जा रही छेड़छाड़ यानी बढ़ती जनसंख्या, कृषि योग्य भूमि पर खड़ी होती इमारतें, कटते वन, घटते वृक्ष, कुल मिलाकर जलवायु पर चोट कर रहे हैं। यही हाल रहा तो धरती तेजी से गर्माती जाएगी, जल की कलकल कहीं खो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार अगर इस पर रोक न लगी तो वर्ष 2050 तक यह धरती मानव के रहने योग्य भी नहीं रह जाएगी। स्थिति भयावह है मगर नियंत्रण में की जा सकती है। वृक्षारोपण कर वनों का विकास किया जाए तो सामाजिक वानिकी को महत्व देते हुए पगडंडियों पर, चौपालों के आसपास, रेलवे लाइन के आसपास, सड़कों पर तथा अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाए। इस दिशा में कृषि वानिकी एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा जो पर्यावरण तो सुधारेगा ही, किसानों की आय भी बढ़ाएगा। धरती पर बिछती हरियाली प्रकृति का बिगड़ा संतुलन भी सुधारती है। बड़े वृक्षों की जड़ धरती की पकड़ मजबूत करती है। गरज यह है कि प्रकृति से दोस्ती प्राकृतिक भेंट को आप तक पहुंचाती है। वर्षा जल धरती वासियों को प्रकृति की सौगात है, इसे बर्बाद न जाने दिया जाए। वर्षा जल का संचयन कीजिए, यही तो आड़े वक्त में आपकी सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। सही समय पर सही सिंचाई यानी खेतों में लहलहाती फसलें और इन फसलों से भरपूर उत्पादन। मत भूलिए इन सब के मूल में है जल, और जल है जन धन का जीवन। तो भला जल की बर्बादी क्यों? तो इस कार्यक्रम से जुड़ी यदि आपकी कोई भी जिज्ञासा है, इसके अलावा प्रतिक्रिया है या किसी भी प्रकार का सुझाव भी देना चाहते हैं तो सीधे हमें इस पते पर लिखकर भेज सकते हैं। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। कृषि दर्शन कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और आज के इस अंक में बस इतना ही आपके लिए। दोबारा फिर मुलाकात करेंगे कृषि दर्शन कार्यक्रम में ही ढेर सारी कृषि जगत से जुड़ी हुई नई और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।